दोस्तों नमस्कार, फर्क इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात सिर्फ क्रीमी लेयर की होगी। क्रीमी लेयर का ओबीसी रिजर्वेशन पर क्या असर देखने को मिला और अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर भी क्रीमी लेयर लगाने की एक मांग चल रही है। एक तरीके से कहा जाए केंद्र सरकार लगाना चाहता है। इसको लेकर के समझना होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर जब लगाई गई तो उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आए। इन सब मुद्दों पर आज बात होगी। इसके आगे हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्रीमी लेयर वास्तव में है क्या। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कब और कैसे क्रीमी लेयर शब्द इस दुनिया में आया। सतनाथन कमीशन ने 1971 में क्रीमी लेयर का पहली बार इस्तेमाल किया था और कहा जाता है कि जस्टिस राम नंदन कमेटी ने 1993 में इसका इस्तेमाल ओबीसी आरक्षण के लिए किया। जब ओबीसी आरक्षण पैदा हुआ तभी इस पर क्रीमी लेयर इम्पोज कर दी गई। क्रीमी लेयर टर्म का इस्तेमाल ओबीसी जातियों के लिए, उन परिवारों के लिए कहा जा सकता है, किया जा रहा है जिनकी आय 8 लाख या इससे अधिक है। इस टर्म का पहली बार जब सतनाथन कमीशन ने 1971 में प्रयोग किया था तो उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित किया जाए। साथ में इसका इस्तेमाल जस्टिस राम नंदन कमेटी ने 1993 में किया, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ओबीसी को 2 भाग में बांट दिया गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब सवाल यह आता है कि पहली बार कैसे लागू हुआ क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन में कैसे पहली बार लागू हुआ। ओबीसी समुदाय के पढ़े लिखे या कहा जा सकता है समृद्ध ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी 8 लाख या 8 लाख से ऊपर थी, उनके ऊपर क्रीमी लेयर इम्पोज किया गया और यह टर्म पहली बार रिजर्वेशन पर या कहा जा सकता है रिजर्वेशन को कमज़ोर करने के लिए आया। लेकिन जब इसे लागू करने की बारी आई तो एक तरीके से कहा जाए कि इसका जो पैमाना है वह पारिवारिक इनकम को बनाया गया, यानी माता या माता पिता दोनों के इनकम को क्रीमी लेयर का एक पैमाना बना दिया गया। 1993 में कहा जा सकता है कि जब क्रीमी लेयर पहली बार लागू हुआ तब 1 लाख रुपए सालाना आय या 1 लाख से ऊपर के सालाना आय के परिवारों को इसमें रखा गया। यह क्रीमी लेयर की शुरुआत थी जो 1993 में हुई। बाद में साल 2004 में इस क्रीमी लेयर की जो रेंज थी इसको बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया और 2008 में इसे बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया। धीरे धीरे यह सीलिंग एक तरीके से बढ़ती रही और 2013 में 6 लाख और आखिरी में इसमें जो परिवर्तन 2017 में हुआ वह था कि अब क्रीमी लेयर की एक सीमा 8 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 8 लाख या 8 लाख से ऊपर इनकम वाले परिवारों के बच्चे या अभ्यर्थी कहा जा सकता है क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे, वह ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्रीमी लेयर लगाने से हुआ क्या, क्या रिजल्ट आया और क्या नुकसान हुआ या क्या फ़ायदा हुआ क्रीमी लेयर लगाने से। सवाल इस बात का है कि आखिर क्रीमी लेयर लगाने से जो रिजल्ट सामने आया उसको बताया भी नहीं जाता है। क्या कमज़ोर तबके के लोगों को, जिनको नॉन क्रीमी लेयर कहा गया, नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग आए उन्हें नौकरियां मिल पाईं या उस वर्ग की नौकरियों को कोई और लूट रहा है या उनके हकों पर कोई और डाका डाल रहा है। आइए इसे बेहतरीन तरीके से ग्रुप ए, बी, सी और डी के तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो नौकरियां हैं वह 4 ग्रुप में मुख्य रूप से बटी हुई हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। सबसे पहले बात हम करेंगे ग्रुप ए की और उसके बाद ग्रुप बी की। देश की आज़ादी के 4 दशक बाद लगभग ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया या कहा जा सकता है कि इसे लागू नहीं होने दिया गया। इसके बाद यदि यह लागू हो पाया तो भी इसके ऊपर सबसे पहले क्रीमी लेयर का एक मुलम्मा चढ़ा दिया गया। साफ तौर पर कहा जाए तो ओबीसी रिजर्वेशन को कमज़ोर करने के लिए ही यह टीका था जिसे कहा जा सकता है क्रीमी लेयर, जो रिजर्वेशन को कमज़ोर करने के लिए ही लगा दिया गया। क्रीमी लेयर रूपी इस टीके की वजह से आरक्षण का मकसद ही बदल गया।
आरक्षण के मकसद को कमज़ोर करने और नौकरियों में भागीदारी को रोकने के लिए ही इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आती है उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्रीमी लेयर लगाने से ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को आरक्षण का लाभ कभी नहीं मिल पाया। ये बात सच भी है। रेलवे में ओबीसी के 8.5%, केंद्र सरकार के अन्य 71 डिपार्टमेंट में 14.94%, एचआरडी मिनिस्ट्री में 8.42%, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 9.26% और नीति आयोग में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग से नाम बदलकर नीति आयोग किया, वहां पर 7.56%, राष्ट्रपति सचिवालय में, जिसे कहा जा सकता है प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में 7.69%, यूपीएससी में 11.43% और सीएजी में 8.24% तक ही प्रतिनिधित्व ओबीसी का हो पाया। इस तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जहां आरक्षण देने की कोशिश थी 27%, वहां पर आरक्षण 8, 10, 14% तक ही आगे बढ़ रहा है। असली सवाल यह है कि जब आरक्षण 27% था तो फिर प्रतिनिधित्व 27% क्यों नहीं हो पाया। हकीकत यह है कि क्रीमी लेयर न होने से यह प्रतिनिधित्व 27% तक हो सकता था। क्रीमी लेयर लगने के बाद जो सीटें बच गईं, या कहा जाए जो सीटें रह जाती हैं, क्रीमी लेयर लगने के बाद जो सीटें बचीं वह सीटें सीधे तौर पर ओबीसी के क्रीमी लेयर को न देकर के सामान्य वर्ग को दे दी गईं। क्रीमी लेयर बनने, एक तरीके से कहा जाए क्रीमी लेयर बनने और बनाने वालों ने बड़ी ही चालाकी से इसे पिछड़ों के आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए इसे लागू किया था। जो डाटा यहाँ पर दिखाया जा रहा है वह आरटीआई से प्राप्त हुआ है। इसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। क्रीमी लेयर में एक बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, उसको भी समझ लेना चाहिए। क्रीमी लेयर को लेकर के एक बड़ा जो कन्फ्यूजन है वह इस तरीके से है। इसकी वजह से हर साल लाखों नौकरियां ओबीसी कैटेगरी होने के बाद भी सामान्य वर्ग को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हाल ही में 70 ओबीसी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इसी कन्फ्यूजन की वजह से सरकारी सेवा से वंचित भी होना पड़ा है। क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। इसको लेकर हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। यह भी बताएंगे कि आखिर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में कौन कौन है और कौन नहीं है। लेखपाल दबाव डालकर गैर क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर में डाल देते हैं और इस तरीके से लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सी और डी में भी क्रीमी लेयर का खामियाजा देखने को मिल रहा है। ग्रुप ए और बी में इससे कम पद होने की वजह से कम खामियाजा होता है, इसलिए यहाँ पर तो आरक्षण का लाभ कम मिल ही रहा है। लेकिन ग्रुप सी और डी में जहाँ सबसे अधिक पद होते हैं वहाँ पर भी सबसे अधिक नुकसान भी हो रहा है। यही वजह है कि ग्रुप सी और डी में 27% प्रतिनिधित्व नहीं है। इसकी वजह क्रीमी लेयर ही है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर से बचाव का क्या तरीका हो सकता है। क्या हम क्रीमी लेयर से बच सकते हैं, यह सबसे अहम सवाल है। 3 बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा। पहला तरीका है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब देश का कानून है, उसे केवल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही बेंच द्वारा बदला जा सकता है, जिसमें मंडल बेंच से ज़्यादा न्यायाधीश हों। मंडल बेंच में 9 न्यायाधीश थे। जाहिर है यह परिवर्तन करवाना आसान नहीं है। अब दूसरे तरीके पर भी बात करते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुरूप विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, यह नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि आजकल ऐसे हालात नहीं हैं और उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ही सदनों में दलित, पिछड़े या एक तरीके से कहा जाए आरक्षण के हिमायती लोगों की संख्या सीमित है और लोग बटे हुए भी हैं। क्रीमी लेयर को लेकर के सांसदों में और एक तरीके से कहा जाए भारी मतभेद भी है। सांसदों की संख्या भी हाल के वर्षों में एक तरीके से जो आरक्षण समर्थक सांसद रहे हैं उनकी संख्या हाल के वर्षों में बहुत कम हुई है। पिछड़े वर्गों से भी और अति पिछड़े वर्गों के सांसदों की अलग अलग राय होती है। ऐसे में मुद्दों की लड़ाई लड़ने वालों को ऐसी राह तलाशनी होगी जो अधिक व्यवहारिक और कम कठिन हो।
तीसरा और एक वैकल्पिक रास्ता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक शासकीय आदेश जारी कर ऐसा किया जा सकता है। यह शासकीय आदेश किसी भी कैडर के किसी भी पद पर भर्ती के समय गैर क्रीमी लेयर के सभी पात्र उम्मीदवारों के चयन के पश्चात भी यदि ओबीसी कोटे से पद रिक्त हों तो वे तथाकथित सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को भर्ती करने के बजाय इन पदों पर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाना चाहिए, इस आशय का जारी किया जाए। यह प्रक्रिया शासन के आदेश के अनुरूप या एक तरीके से कहा जाए यह प्रक्रिया शासन के आदेश से लागू हो सकती है। ओबीसी के कोटे को बचाने के लिए यह एक बड़ा हथियार हो सकता है। निर्वाचित व अन्य प्रतिनिधियों व उनके लिए काम कर रहे एनजीओ और उनके अन्य शुभचिंतकों को एक राय होकर सरकार पर यह आदेश जारी करने का दबाव बनाना चाहिए। इससे यह परिणाम आ सकता है, यह रिजल्ट आ सकता है कि क्रीमी लेयर रहे और उसके बाद भी ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा तमाम लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रीमी लेयर की कैटेगरी में कौन है और कौन गैर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में है। यह जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेखपाल भ्रम फैलाकर क्रीमी लेयर को गैर क्रीमी लेयर में और गैर क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर में सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आपको तर्क देने होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।